अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल MM अकेडमी में। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लफ्ज़ और जुमला का बयान। लफ्ज़ और जुमला का बयान ये तमाम तर इससे जो सवालात बनेंगे, ये सवालात उन तमाम स्टूडेंट्स और तालिब इल्मों के लिए बड़ा मुफीद होने वाला है जो सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CTET DLED या B.Ed उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। उर्दू विषय अगर रखे हैं, उर्दू विषय से अगर एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी ये तमाम तर सवालात बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है। आइए बिला ताख़िर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से कबल एक बार फिर मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त यार के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लफ्ज़ और जुमला का बयान। लफ्ज़ सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशन भी जानेंगे कि लफ्ज़ को हिंदी में क्या कहा जाता है। लफ्ज़ को हिंदी में शब्द कहा जाता है। लफ्ज़ को हिंदी में क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, और इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। इसी तरीके से जुमला है तो जुमला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, आपको ध्यान देना है कि जिस चीज़ को आप उर्दू में जान रहे हैं उसको हिंदी इंग्लिश में जानिए, और जिस चीज़ को हिंदी इंग्लिश में जाने हैं उसको जो है उर्दू में भी जानिए। यानी आपकी सोच होनी चाहिए कि हमको ऑलराउंडर बनना है। किसी भी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान से ट्रांसलेशन सीख लेना, ये बहुत ही महारत की बात है। और इस तरीके से बिहार सरकार आपके लिए जो है अभी बम्पर बहालियाँ जो ला रही है, ख़ास तौर पर उर्दू की, उसमें सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली है जिसमें ट्रांसलेशन और तर्जमा का काम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ जाएगी। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, कोई भी आवाज़ निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ की कितनी किस्में? 2 किस्में। ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछेगा आपसे मार्जी सवालात में कि लफ्ज़ की कितनी किस्में, आप जवाब देंगे 2 किस्में। क्या क्या है? मौजू है और मुहम्मल है। लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। अच्छा, लफ्ज़ मौजू किसे कहा जाता है? मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो, और उसे कलमा भी कहते हैं। यानी मानादार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, या फिर मौजू उस लफ्ज़ को कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ माना हो, जैसे कलम लिखने की चीज़ है, पानी पीने की चीज़ है, चाय पीने की चीज़ है वगैरह। इससे बात समझ में आती है कि ये तमाम के तमाम जितने भी अल्फाज पेश किए गए सबके माने समझ में आया, तो ये लफ्ज़ मौजू बन गया। अब देखिए मुहम्मल, यानी दूसरी किस्म जो मुहम्मल है, मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो, यानी उसका कुछ माना समझ में ना आए। जैसे वो एक आदमी बोल रहा है वलम वाय वोटी, तो आपको बात समझ में नहीं आ रही है। कलम बोल रहा है तो लिखने की चीज़ समझ में आ रही है, अगर वलम बोल रहा है तो समझ में कुछ नहीं आ रही है। वाय बोल रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वोटी बोल रहा है तो समझ नहीं पा रहे हैं। यानी जिस लफ्ज़ से कोई माना समझ में ना आए उस लफ्ज़ को लफ्ज़ मुहम्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? लफ्ज़ मुहम्मल कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और उनमें मौजू और मुहम्मल का फ़र्क करें। अभी आपने पढ़ा मानादार लफ्ज़ को मौजू, बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल। अब ये जुमला आपको थोड़ा सा जांचने के लिए दे दिया कि मुहम्मल और मौजू का जो है फ़र्क करना है। जैसे रोटी मौजू हो जाएगा, ओटी ये मुहम्मल हो जाएगा, क्योंकि रोटी खाने की चीज़ है, ओटी समझ में नहीं आ रहा है, मानी समझ में नहीं आ रहा है। खाल है ये भी समझ में आ रहा है, पानी पीने की चीज़ है, वानी ये मुहम्मल है। तुम टाल मटोल मत करो, इससे बात समझ में आ रही है, ये तो मौजू जुमला हो गया। अच्छा, टाल ये टाल मौजू हो गया। मटोल कोई आदमी अगर बोल रहा है तो बात समझ में नहीं आएगी, तो वो मुहम्मल हो जाएगा। अच्छा, हमने खूब खाना वाना खाया, तो खाना लफ्ज़ मौजू और वाना लफ्ज़ मुहम्मल, ये आपको जांच के लिए दिया था। तो बस अजीज़ तलबा आप यही समझिए, मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। अब आइए जुमला का बयान। क्या है? जुमला का बयान। जुमला किसे कहा जाता है उसको समझिए। जुमला 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ, ऐसा समूह जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ, ऐसा समूह जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल ज़ैद बीमार था। ये जितने भी जुमले पेश किए गए, इन तमाम जुमलों से बात मुकम्मल समझ में आ रही है, कहीं समझने में दिक्कत नहीं है। कल बहुत गर्मी थी, ये भी इसका माना समझ में आ रहा है। मिलजुल कर मेहनत करो, ये भी बात समझ में आ रही है। कल ज़ैद बीमार था, ये भी बात समझ में आ रही है। नोट, अब नोट में कह रहा है याद रखें कि जुमले में अल्फाज की ख़ास तरतीब होती है। जुमले में, यानी जुमला किसे कहेंगे? उसको कहेंगे जिसकी ख़ास एक तरतीब होती है। अगर जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है होगी, अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्ज़ों के मजमुआ को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे। जैसे मसलन से दरख्त चिड़िया गई उड़,
इसी को अगर दुरुस्त क्या कहता है तरतीब में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि चिड़िया दरख्त से उड़ गई, या दरख्त से चिड़िया उड़ गई, दरख्त से चिड़िया उड़ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दरख्त से चिड़िया उड़ गई, लेकिन यहाँ लिखा हुआ से दरख्त चिड़िया गई उड़, खाया खाना ने मैं उसको जुमला नहीं, हाँ इसको क्या, इसको जुमला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इससे बात समझ में नहीं आ रही है। जुमला दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जुमला की कितनी किस्में, आपसे सवाल होगा। जुमला की किस्में, जुमला 3 किस्में के, आमतौर पर जुमला की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुस्बत जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला, नंबर 3 सवालिया जुमला। अच्छा, जुमला मुस्बत जुमला, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी मुस्बत को इंग्लिश में कहा जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहा जाएगा, देखिए मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अभी सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली है उसमें ये काम पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसी तरीके से इसको अगर हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य, ठीक है। उर्दू में मुस्बत जुमला, इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस और हिंदी में सकारात्मक वाक्य। इसी तरीके से मनफी जुमला, मनफी का भी अंग्रेजी में लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। चलिए, इस तीसरी किस्म जो है सवालिया जुमला, तीसरी किस्म सवालिया जुमला। अजीज तलबा आपको ध्यान देना चाहिए कि इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव कहा जाता है, इंग्लिश में, सॉरी। सवालिया जुमला या उर्दू है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, प्रश्नवाचक। देखिए आप ये सब चीज़ों को जान भी रहे हैं, पर यह है कि ये ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं कि किस, जैसे सवालिया जुमला है तो इसकी अंग्रेजी इंट्रोगेटिव, पहले से आप तो इंग्लिश में जान ही रहे थे, प्रश्नवाचक वाक्य पहले से जान रहे थे, लेकिन प्रश्नवाचक को ही सवालिया जुमला कहा जाता है, या फिर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही सवालिया जुमला कहा जाता है। इसकी उर्दू आपको मालूम नहीं थी तो मैंने आपको बता दिया, मैंने बताया कि मुस्बत जुमला, ये जो है मुस्बत जो है, मुस्बत जुमला का पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी में जो है सकारात्मक वाक्य, मनफी जुमला का नेगेटिव सेंटेंस ये हिंदी में नकारात्मक वाक्य, और सवालिया जुमला का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उर्दू हिंदी में जो है प्रश्नवाचक जुमला हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, या प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नहीं बोलेंगे तो प्रश्नात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। चलिए, अब ये तीनों की किस्में, इन तीनों की तारीफ हम जान लें कि मुस्बत जुमला किसे कहा जाता है। वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, बहुत आसान है। मुस्बत जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे अहमद खत लिख रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत साधारण है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है उसको मुस्बत जुमला करें। मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, तो नहीं का मानी पाया जाए तो वो मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इसी तरीके से सवालिया जुमला क्या है, वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। उसी को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या ये कलम तुम्हारा है, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कलम तुम्हारा है, अहमद क्यों रो रहा है, क्या तुमने चिड़िया देखी। ये तमाम तर सवालात क्या हैं कि ये गोया कि एक दूसरे से सवाल पूछा जा रहा है। याद रहे सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान, ये निशान जो है क्वेश्चन मार्क होता है। सवालिया निशान की अंग्रेजी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हिंदी में अगर इसकी हिंदी लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए, फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस हो गया यानी मुस्बत जुमला हो गया। क्या फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला हो गया। फातिमा स्कूल नहीं जाती है, मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं जो है आपको ये तमाम जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन की शक्ल में, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शक्ल में मैं आपसे पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या है मौजू कलमा। देखिए मौजू ऑब्लिक कलमा क्यों दिया है, ये ध्यान देना है। मौजू मानादर लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है, या कलमा
हर उस लफ्ज़ को कहेंगे जो मानादार हो। अगर मानादार लफ्ज़ नहीं है तो वो कलमा नहीं है। तो पता ये चला कि मौजू और कलमा एक ही चीज़ है। मौजू मानादार लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है, कलमा मानादार लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, इसलिए ऑब्लिक में दिया। तो मौजू या कलमा की कितनी किस्में हैं? मौजू और कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। क्या क्या है? इसमें फ़ेल, हर्फ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अक्सर पूछा जाता है कलमा की कितनी किस्में हैं। अभी जो है सक्षमता एग्जाम में भी पूछा गया था, सक्षमता परीक्षा में भी। आपको ध्यान देना है कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। 3 किस्में हैं, याद रखना है। कलमा की कितनी किस्में? 3। इसमें है, फेल है, हर्फ है। ठीक है। इसमें किसे कहते हैं? इसमें वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, ये पहले से भी जान रहे होंगे। आपसे फिर सवाल हो सकता है कि इसमें को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो जिस तरह इसमें को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये पहले से भी जान रहे होंगे। इसमें वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे फातिमा, मेज़, दरख्त, पत्ता, किताब वगैरह। ये तमाम के तमाम क्या है? ये इसमें है। अब देखिए दूसरा नंबर, फेल। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो किसी ज़माने के साथ, जैसे गया, आता है, करेगा, जा रहा है। ये तमाम के तमाम फेल हैं। अच्छा, फेल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेल को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। और हिंदी में अगर पूछेंगे तो हिंदी में क्रिया कहा जाता है। आपको याद रखना है, इसमें को संज्ञा या नाउन, फेल को क्रिया या फिर वर्ब कहा जाता है। तीसरा नंबर, हर्फ। हर्फ वो कलमा है जो अपना माना खुद ना बताए, अपना माना खुद ना बताए, बल्कि अपना माना बताने के लिए इसम का मोहताज हो, दूसरे इसम का वो मोहताज हो, जैसे पर, में, का, की, के वगैरह। ये तमाम के तमाम क्या है? ये हर्फ है। ये अकेला माना नहीं दे सकता है, दूसरे इसम के साथ मिलकर वो माना दे सकता है और देता ही है। उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन कहते हैं। हर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? प्रीपोजिशन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं प्रीपोजिशन को? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। हिंदी में कहा जाता है पूर्व सर्ग। क्या कहा जाता है? हिंदी में पूर्व सर्ग कहा जाता है। याद रखना है, इसमें नाउन, फेल क्रिया और हर्फ पूर्व सर्ग, प्रीपोजिशन। ठीक है। इसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो इसमें को हिंदी में संज्ञा कहेंगे और फेल क्रिया और हर्फ पूर्व सर्ग कहा जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। जुमलों में इसम, फेल और हर्फ की वजाहत का चार्ट है। इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। किसको जुमला कहा जाता है, किसको इसमें कहा, किसको फेल, किसको हर्फ। अब जुमला देकर जो है इसमें फेल हर्फ की वजाहत किया गया है। लड़की ने आम खाया, इसमें आपको चुनना है कि कौन इसमें है, कौन फेल है, कौन हर्फ है। तो देखिए लड़की इसमें है, आम भी इसमें, लड़की भी इसमें, आम भी इसमें, और खाया ये फेल है और ने ये हर्फ है। हर्फ अकेला अगर कोई आदमी ने बोलता तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये जुमले के बीच में है तो गोया के माना दे दिया, इसलिए इसको हर्फ कहा जाएगा। बच्चा नहर में डूब गया, बच्चा और नहर क्या है? ये इसम है। डूब गया ये फेल हो गया और में हर्फ है। फातिमा ने फूल तोड़ा, फातिमा और फूल ये इसम है, तोड़ा ये काम हुआ, फेल, और ने हर्फ है। मेज़ पर बिल्ली बैठी, मेज़ बिल्ली ये इसम है, बैठी है ये फेल हो गया, यानी बैठना काम है, और पर ये हर्फ है। इसी तरीके से जैद ने अहमद को मारा, जैद और अहमद इसम है, मारा फेल और हर्फ को। तो इस तरह जिस तरह आपने देखा कि जुमलों में इसमें फेल और हर्फ की वजह से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नहीं। अब बात मुकम्मल तौर पर आपको समझ में आ चुकी है। थोड़ा की 3 मिसालें दें। देखिए कलमा किसे कहते हैं, कलमा की 3 मिसालें दें। मुहम्मल किसे कहते हैं और उसकी मिसाल लिखनी है। कलमा की कितनी किस्में हैं और हर्फ किसे कहते हैं और उसकी मिसाल लिखनी है। तो ये तमाम तर सवालात के जवाबात आप वीडियो को बार बार देखकर खुद से तैयार कीजिए, और नहीं होता इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसका जवाब जो है मेरे वीडियो को बार बार देखकर आप जो है करके रखिए। मैं दूसरे वीडियो में फिर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव की शक्ल में जब सवाल पूछूंगा तो आप फटाफट कमेंट करेंगे। और दूसरा देख लीजिए आप, ये चार्ट है। इस चार्ट को आप इस तरीके से बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस चार्ट को इस तरीके से बना लीजिए। असलम ने ख़त लिखा, जुमले लिखे, इसमें लिखे, फेल लिखे, हर्फ लिखे। ये चार्ट, ये तमाम तर सवालात, ये तमाम तर जुमले एक साइड में लिख लेना है। उसके बाद ये सब कॉलम को भरना है। इस तरीके से अगर करेंगे तो गोया कि ये प्रैक्टिस बुक हो जाएगा आपका, और आप किसी भी सूरत में आप भूल नहीं सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इस्म के बारे में कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं, और इसमें इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आप पहले से भी जान रहे होंगे, जैसे साजिद, पटना वगैरह, पटना, गंगा वगैरह आप पहले से जाना है। यहाँ असल में हमको समझाना था कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में। माना के एतबार से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में? 2 किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात और इसमें सिफत। माना के एतबार से आपको याद रखना है कि इसमें की 2 किस्में। क्या क्या भाई? इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात किसे कहते हैं?
इसमें ज़ात और इसमें सिफत। तो इसमें ज़ात किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, वो चीज़ जानदार हो या बेजान, मादी हो या गैर मादी, जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, साजिद वगैरह, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहेंगे? इसमें ज़ात कहेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। अब देख रहे हैं इसमें सिफत वह इसमें है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है। इसमें सिफत कैसी, उस चीज़ के बारे में बताया जाए कि उसका हाल कैसा है, उसका रंग कैसा है, जैसे काला, सफ़ेद, गोरा, अच्छा वगैरह, ये तमाम क्या है? ये तमाम इसमें सिफत है। और नोट, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। सिफत तो काला, सफ़ेद, गोरा, कौन काला है? जैसे अहमद काला है तो अहमद क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे अहमद काला है तो किसकी सिफत बयान की गई? काला की, अहमद, तो गोया कि अहमद मौसूफ हो जाएगा। काली टोपी अहमद की है, यहाँ काली सिफत और टोपी मौसूफ है। पुरानी गाड़ी जैद की है, यहाँ पुरानी सिफत और गाड़ी मौसूफ है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जो है निहायत ही उम्दा साबित हुआ होगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ को जो है तफसील से बताया गया। और ऑब्जेक्टिव में जब यही सवाल की शक्ल में आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके मुंह में जवाब नहीं बन पाता है, क्योंकि आपको डीपली जानकारी नहीं रहती है। तो आइए इस तरीके से हम लोग जो है डीपली जानकारी लेते रहेंगे। ये अगला वीडियो में मैं इससे और जो है इसका जो है अगली वीडियो में इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आपके पास लाऊंगा, और आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। बस 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि लफ्ज़ और जुमला का बयान, मारूजी सवालत या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये इस तरह का हेडिंग के साथ आपके पास जो है अगली वीडियो आने वाली है। इसलिए आप तमाम अज़ीज़ तलबा से दरख्वास्त है कि अभी भी अगर मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खुदा हाफिज़।